मोदी ने मजदूरों को ठल्ला बना दिया। वो कहते हैं कि हमारे देश हमारा परिवार है। मोदी का कोई परिवार नहीं है। मोदी इस देश को परिवार विहीन बनाना चाहते हैं, और मोदी चाहते हैं कि हमने परिवार नहीं बनाया तो देश में किसी के पास परिवार नहीं होना चाहिए। ये ईर्ष्या मोदी के अंदर है, ये मोदी के अंदर नफरत है परिवार वालों से। ये मैं कहना चाहता हूं। मोदी ने किसानों का 3 काले कानून बनाया। वो 3 काले कानून 12.5 महीना जो किसान दिल्ली को घेरे थे, 750 किसान शहीद हुए। उसमें मैं 12 महीने वहां पड़ा हूं, 12 महीने रहा कि लखीमपुर में उनके मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी मंत्री का बेटा किसानों को पर गाड़ी चढ़ा दे, और हमारे 5 किसान शहीद हो गए। कार्रवाई किसी मंत्री पे 1 पैसे कार्रवाई नहीं हुई। वो गिरिराज मंत्री बना रहा, फिर से उसको टिकट वहां से दे दिया है वो मिश्रा को। ये समझने की बात है कि मोदी कितना झूठ बोल रहे हैं आज तक। वो कहते हैं मटन और मछली। यह गांव, जिस गांव में बैठा हुआ हूं, मछली पूरे बरसात में मछली गिरती, गांव के लोग खाते हैं। समुद्र तटीय इलाके में लोग मछली खाते हैं। ये देश में मछली और मांस न हो तो देश में 40% लोगों के लिए भोजन मिल पाएगा, गेहूं और चावल। ये मोदी भूल जाते हैं, क्योंकि मोदी के पास आंकड़े नहीं होते हैं, RSS पर आंकड़े नहीं होते हैं। वो लबोलुबाब चलते हैं, क्योंकि मोदी ने भीख मांग के खाया है। 35 साल कहा है। जो उत्पादन नहीं करता है, जो काम करके नहीं खाता है, उसके अंदर समाज के प्रति कोई निष्ठा नहीं होती है, समाज के प्रति कोई हृदयता नहीं होती है, सुहृदयता नहीं होती है। मोदी ने भीख मांग के खाया है। वो परजीवी है मोदी। और भीख मांग के खाने के बाद मुख्यमंत्री बन गए, सरकारी पैसे से तनख्वाह लिया, सरकारी पैसे से कुर्ता पहने, सरकारी पैसे हेलीकॉप्टर पर चले, सरकारी पैसे से जहाज पर चले। मोदी ने एक नया पैसा अपने घर से नहीं लगाया है। तो यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अब तक के मोदी जी के लाइफ में उत्पादन में कोई उनका रोल एक नया पैसे का योगदान नहीं है। और इसलिए उत्पादककर्ताओं से, किसानों मजदूरों के खिलाफ रहते हैं मोदी जी। उनके अंदर जो है घृणित भावना पैदा हो गई है, और जो उत्पादन नहीं करता ना, वो सुविधा बहुत भोगता है। आपको याद होगा जब कोरोना के दौरान मजदूर भाग रहे थे दिल्ली से, बंगलौर से पैदल, बंबई से पैदल मजदूर आए। मेरे परिवार में भी बच्चे आए। मोदी कह रहे थे अवसर का, आपदा का अवसर, आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। किसको मुनाफा हुआ? जियो का कारोबार बढ़ गया, जियो का कारोबार बढ़ गया। और शहरों में बैठे वो जो खदोल लोग, जिनके पास आवारा पूंजी आई हुई है, लूटपाट की पूंजी, दलाली की पूंजी है, वे लोग मजदूरों को गाली दे रहे थे कि मजदूर भाग रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति, जिसका प्रधानमंत्री 2 दिन के अंदर लॉकडाउन कर देता है, वो सोचता कभी कि देश में तमाम इलाके, हमारे इलाके से जो पूर्वांचल से लगातार पलायन है, सूरत ट्रेड सेंटर पर, बंगलौर ट्रेड सेंटर पर, हैदराबाद ट्रेड सेंटर पर, मद्रास ट्रेड सेंटर पर, दिल्ली ट्रेड सेंटर में, नोएडा में, पंजाब हरियाणा में, पंजाब हरियाणा और कश्मीर तक जो हमारे बच्चे काम करने गए, वहां पर लॉकडाउन के बाद उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, कहां खाएगा? ये पूंजीपति एक दिन किसी को फ्री में नहीं खिला सकता है। ये समाज का सबसे हरामखोर वर्ग है, जो एक दिन खाना नहीं खिलाता किसी मजदूर को बिना काम किए। वो हरामखोर वर्ग जो है कि भरोसे मजदूर दिल्ली के अंदर रह सकता है, नहीं रह सकता है। अंत में मजदूरों को दिल्ली छोड़ के पैदल भागना पड़ा। और दिल्ली में बैठे हरामखोर लोग कह रहे थे कि मजदूर जो जा रहा है कोरोना फैला रहा है, और मोदी थाली और ताली बजवा रहा था। नॉनसेंस है बिल्कुल मोदी। इसलिए कि जिसको कोई काम नहीं है और वैज्ञानिक व्यक्ति है, वैज्ञानिकों के सेमिनार में जो व्यक्ति कहता हो कि गणेश जी की मूर्ति का फोटो जो है, वो क्या कहते हैं, उसको मूड़ी जो हाथी का लगा दिया, हमारी सर्जरी बहुत अच्छी थी, और इस देश के वैज्ञानिक उसको ताकते रह गए। जिस देश का प्रधानमंत्री अब वैज्ञानिक बात करता है, नाले से पाइप लगाकर गैस निकाल लेता है। जिस देश का प्रधानमंत्री हिस्ट्री झूठ बोलता है, मगर में कबीर और तुल कबीर और जो है गुरु नानक और गोरख को एक साथ बैठाता है। पंजाब में जब पटना में जाता है तो लाखों की भीड़ में बोलता है कि सिकंदर को बिहारियों ने पटना में नदी किनारे हराया। इस देश के लोग क्या हो गया? इस देश के लोग क्या हो गया था? क्या हो गया था इस देश के इतिहासकारों को? क्या हो गया था इस देश के वैज्ञानिकों को? बिहारियों और यूपी को क्या हो गया था कि झूठ सुनने के लिए बिहारी और यूपी बैठे हुए थे और गुजराती माल लूट रहे थे। आज देश का 99% कारोबार गुजरातियों के हाथ में सौंप दिया, पूरे देश का कारोबार। बनारस में 150 मंदिर तोड़े बनारस में। वो कॉरिडोर किसने बनाया है? वो गुजराती सेठ ने बनाया। देवरिया का इस्पात का गौरी मिल है, राजेंद्र इस्पात ने खरीदा हो, गुजराती आकर खरीद लिया 13 करोड़ में। 15 करोड़ मजदूरों का बकाया उस पर है, खरीद लिया करके। ये जो मोदी ने पलौना में कहा
कि हमारे प्रत्याशी को 2014 में कहा, फुटेज निकाल के देखिएगा, 2014 में कहा कि अब मेरे प्रत्याशी को जिताइए या शुगर मिल चालू हो जाएगी। 10 साल में शुगर मिल चालू नहीं हुई। ये सोचना पड़ेगा। बैतालपुर शुगर मिल चालू करने की बात कहा था, चालू नहीं हुई, 10 साल हो गया। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे कि देश का, दुनिया का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर है जो झूठ के सिवा कुछ भी नहीं बोलता है। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। और झूठ बोल करके बोलता है। उच्च घोषणा पत्र में जो मंगलसूत्र तक जाता है, कहीं लिखा है, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है, पद यात्रा के दौरान भी कहा है, और मैं भी कह रहा हूं कि इस देश के अंदर एक आर्थिक सर्वे होना चाहिए और किसको सहायता कितनी मिलनी चाहिए ये तय होना चाहिए। अडानी का कर्जा माफ हो जाएगा और किसान आत्महत्या कर कर्जा नहीं माफ होगा, बिना सर्वे कैसे पता चलेगा कि अडानी को कितना रुपया दिया गया और किसान को कितना रुपया दिया गया? ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि इस देश में बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उसको कितना पैसा चाहिए? मिनिमम पैसा नहीं चाहिए क्या बाजार के लिए उसको? कैसे महंगाई में 3500 रुपये जो छड़ था वो 700 रुपये छड़ हो गया है। कैसे किसान घर बनाएगा? कैसे मजदूर घर बनाएगा? ईंटा कितना महंगा है, सीमेंट कितना महंगा है, कैसे किसान घर बनाएगा? उसका पैसा कहां से आएगा? मोदी ने कहा कि 2022 में आय दुगुनी करेंगे। किसी किसान की आय दुगुनी हुई? और 10 साल के अंदर तो सर्वे होना चाहिए कि कितने किसान मरे हैं, कितने किसानों ने आत्महत्या किया है, कितने मजदूरों ने सपरिवार आत्महत्या किया है। और धर्मशाला, देवरिया के धर्मशाले पर चले जाइए, आज पता, मैं जाकर फोटो खींच के डालता हूं, मजदूर 11 बजे तक खड़े रहते हैं इस इलाके से। मजदूर जाकर, उनको मजदूरी देने वाला कोई नहीं है। देवरिया की मिलें सब बंद हो चुकी हैं, जहां मजदूर काम करता था। मोदी जी बता रहे हैं कि 10 साल के अंदर कम से कम 400 लाख करोड़ का उन्होंने बजट पेश किया है। 400 लाख करोड़ का। वो बताएं कि पैसा कितना किसानों मजदूरों को दिया है और कितना उद्योगपतियों के खाते में गया है, कितना शहर को दिया है, कितना गांवों को पैसा दिया है, तो ये बताओ उसको। जो आर्थिक सर्वे की बात जो राहुल गांधी जी द्वारा किया जा रहा है, तो ये आर्थिक सर्वे कराने के बाद किस वर्ग को क्या लाभ होने जा रहा है, ये इस पर आप अपना फोकस। बहुत स्पष्ट आर्थिक सर्वे होना चाहिए जी, और तो पता चले गरीबी अमीरी की खाई कितनी चौड़ी है जी, किसकी मदद होनी चाहिए जी, कितनी मदद होनी चाहिए जी, किस बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है उसी कितनी मदद की जानी चाहिए, कितनी स्कूल चाहिए गांवों के अंदर, कितना डिग्री कॉलेज चाहिए, कितनी इंडस्ट्री चाहिए जहां पर काम करके उसको मजदूरी मिल सके, कहां विकास होना चाहिए, विकास सूरत का होना चाहिए कि विकास देवरिया का होना चाहिए। उस आर्थिक सर्वे से पता चलेगा। तो पैसा इन्वेस्ट होगा तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसको काम मिलेगा या उसको पैसा मिलेगा। हमारे नौजवान है भटक रहा है, कहा 30 लाख नौकरी देंगे ना, 30 लाख जगह है देश के अंदर। 10 साल में अगर जो 1-1 लाख भर्ती किए होते, 10 लाख भर्ती कर दिए होते, वो जगह फिलअप कर दिए होते। उन्होंने जगह को सरेंडर कर दिया और संस्थाओं को, कंपनियों को बेच दिया, रेल को बेच दिया। इतना बड़ा संस्थान रेल का है जो कमर्शियल संस्थान है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है। उस रोजगार में प्लेटफॉर्म पर काम करने वाला रोजगार मिलता है, जो केला बेचता है, संतरा बेचता, फला बेचता, रोजगार मिलता है। उन जो ट्रेन पर गरीब चलते थे, गरीबों वाला ट्रेन बंद कर दिया इन्होंने, जनरल डिब्बे काट दिया इन्होंने, एसी को जो है उन्होंने प्रीमियम में डाल दिया ले जाकर के। गरीब आदमी पैसा कहां से देगा? तो रेल बेच दिया इन्होंने बीएसएनएल को खत्म कर दिया। सबसे ज्यादा मजदूर काम करते थे बीएसएनएल के अंदर। आउटसोर्सिंग, बिजली विभाग है, सारे आउटसोर्सिंग के लेबर है, इसमें काम करते हैं। एक भी जेई भर्ती नहीं होता है, एक भी बाबू भर्ती नहीं होता है, लाइनमैन भर्ती नहीं होता है। 500 रुपया, 5000 रुपया देकर के काम कराएंगे, जो सीरियस काम है। अभी लाइट आ गई थी, कोई जोड़ा था, लाइट इतना तेज आई कि लोग बल मुड़ गए, क्योंकि जानता ही नहीं है आउटसोर्सिंग वाला, ट्रेन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं उसके पास है, वो कैसे बिजली काम करेगा? वो तो आउटसोर्सिंग बिजली लगा दिया, आउटसोर्सिंग रेल में लगा दिया, ठेकेदार का लेबर हो गया। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट से संविदा नहीं रहेगा। कौन खराब किया? आंगनबाड़ी कितने रुपए में काम करती है? 2800 रुपया आंगनबाड़ी काम करे, 100 रुपया रोज नहीं मिलता उसको, 150 रुपया रोज उसको नहीं मिलता है। कैसे काम करेगी? हमारी पत्नी है, 100 रुपया काम करे तो कैसे काम चलेगा उसका? 100 रुपया आंगनबाड़ी काम करेगी, 100 रुपया आशा कार्यकर्त्री काम करेगी, 50 रुपया पर रसोईया काम करेगा,
होमगार्ड को जो डेली नौकरी नहीं मिलती, काम उतना ही कराते जो पुलिस करती है, उसको परमानेंट नहीं करते आप। तो अग्निवीर बनाया उन्होंने, 4 साल की जो नौकरी करेगा वो मिलिट्री रखाएगा क्या? हम नहीं जानते क्या इस बात को? तो ये समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो बेसिक कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं। वो बात मैं भी कर रहा हूं और हमारे एजेंडा में था। हम लोग कम से कम 5 साल से मांग कर रहे हैं, 10 साल से मांग कर रहे हैं कि मिनिमम मजदूरी 400 रुपए होनी चाहिए। और राहुल गांधी कहते हैं कि 400 रुपए मजदूरी करेंगे तो कौन बजाय कह रहे हैं? यही उनको अच्छा नहीं लग रहा है। एक कारपोरेट नहीं चाहता है कि देश के अंदर लोगों को पेंशन दिया जाए, देश के अंदर मजदूरी दी जाए, देश के लोगों को तनख्वाह दिया जाए, देश के लोगों का जीवन बेहतर हो, अच्छा तरह से देश का नागरिक जिए, देश के नागरिकों के पास अपना अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, नागरिक अधिकार हो। ये देश का कारपोरेट नहीं चाहता है। ये कारपोरेटी एजेंडा मोदी का है, ये मोदी का एजेंडा नहीं है। और गोलवरकर को आप पढ़िए, बंच ऑफ थॉट उनका उठाकर पढ़िए एक बार। और मैं सबसे कहता हूं एक बार पढ़ो उसको कि गोलवरकर क्या कहते हैं। गोलवरकर कहते हैं देश में 2 से 3 पूंजीपति होना चाहिए बड़ा, और बाकी सब मजदूर काम करे उसके अंदर। और वो कहते हैं कि मुझे कतई कबूल नहीं है कि देश का दलित, देश का पिछड़ा, देश का अल्पसंख्यक, देश की महिलाएं हमारी पांत में बैठे। ये बात गोलवरकर कहते हैं, MS गोलवरकर कहते हैं इस बात को, सदाशिव गोलवरकर कहते हैं इस बात को। यही बात कारपोरेट कहता है और यही बात मोदी कहता है। और आपको और हिस्ट्री जानना हो तो 1848 के पहले आप जाइए इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड में जब देश में औद्योगिकरण हो रहा था, इंग्लैंड के अंदर 4 साल के बच्चों से काम कराया जाता था। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कानून पास हुआ 7 साल से नीचे का बच्चा काम नहीं करेगा। आज भी हो रहा है कि 18 साल के नीचे बच्चे बाल श्रम शोषण है। 7 साल के बच्चों को काम करने का कानून इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास किया था, 1848 से पहले की बात है। और मार्क्स ने जब घोषणा पत्र जारी किया, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जिसे कहते हैं, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे सामाजिक काम या मनोरंजन काम मजदूर करेगा। 1 मई 1886 को जब शिकागो आंदोलन होता है तो मजदूरों का 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे सामाजिक काम करने का अधिकार दिया जाता है। वो अधिकार, और उसको इन लोगों के हिसाब से वह विचार गलत है, गलत है। इसलिए ये गोलवरकर के खिलाफ है विचार है, ये RSS के खिलाफ विचार है, ये कारपोरेट के खिलाफ विचार है। और इसीलिए 1948 में भारत में उस कानून को, जो ब्रिटिश हुकूमत में ही कानून बने थे दुनिया में पेंशन मिलने का, पेंशन, ओवर टाइम, यूनिफॉर्म, नाइट अलाउंस और तमाम चीजें जो मिली थी, हाउस अलाउंस, तमाम हाउस देने का, ये फैक्ट्री से लेकर के सरकारी सेक्टर में भी था। उसको सरकार ने, कांग्रेस ने 1948 में कानून बनाया, उसको लेबर लॉ कहते हैं, वो लेबर एक्ट कहते हैं उसको। और उसको मोदी ने आकर के 2020 में पूरे लेबर एक्ट को खत्म कर दिया। कभी नहीं 8 घंटे काम नहीं, कंपनी जितना चाहेगी उतना काम करना पड़ेगा आपको। और जब काम मना करते हैं तो आप खिलाफ FIR कंपनी दर्ज करा सकती है। ये मोदी ने देश को उस गर्त में धकेला, उस गहरी सुरंग में ढकेल दिया जहां से देश को निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा। सोचिए, ये तो IMF का था, विश्व बैंक ने डेटा दिया है कि भारत के ऊपर जो कर्ज था 2014 तक, जो कर्ज था वो 55 लाख करोड़ था। आज इस देश पर 205 लाख करोड़ कर्ज है। 10 साल के अंदर 150 लाख करोड़ जो कर्ज बढ़ा देश के अंदर, वो कौन भुगतान करेगा? वो पैसा किसके पास गया? वो किसका विकास हुआ? वो देश के कारपोरेट का विकास हुआ, देश की कंपनियों का विकास हुआ। 9 साल के अंदर अडानी का कैपिटल हजारों गुना बढ़ा, हजारों गुना बढ़ा। और देश पर कर्ज जो है कर्ज बढ़ता चला। जितने तेजी से अडानी का कैपिटल बढ़ा, जितनी तेजी से अंबानी का कैपिटल बढ़ा, जितनी तेजी से बाबा रामदेव का कैपिटल बढ़ा, उतनी तेजी से भारत पर कर्ज बढ़ा। ये बात समझना होगा, ये बात किसानों को समझना होगा, ये बात मजदूरों का समझना होगा कि देश का मजदूर, किसान, महिलाएं, बच्चे, छात्र, नौजवान, छोटी छोटी MSME की जो कंपनियां हैं काम करके जो देश का विकास कर रही थी, आज उनको मार दिया। देश के GDP में जो भागीदारी सबसे ज्यादा कृषि सेक्टर की हुआ करती थी, अभी 10 दिन पहले की बात है, रघुराम राजन ने कहा, जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, भारत के जितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। अमर सेन को जाना पड़ा, रघुराम राजन को जाना पड़ा, अरविंद को जाना पड़ा, समर मुल्क जो वित्तीय सलाहकार थे मोदी के, पनगड़िया को जाना पड़ा। देश के जो बड़े अर्थशास्त्री थे, देश छोड़ के जाना पड़ा। अंबानी के बहनोई को, उर्जित पटेल को देश छोड़ के जाना पड़ा, जिसको रिजर्व बैंक का गवर्नर बना के नोटबंदी किया था। नोटबंदी में क्या दिया था उन्होंने जनता को? क्या दिया?
कहां गया काला धन? आया क्या 1 पैसा काला धन? नहीं आया। महिलाओं के आज जो कह रहे हैं मंगलसूत्र नोचने की बात कर रहे हैं, मोदी ने महिलाओं के उस आंचल से पैसा निकाल लिया, छीन लिया। जो बक्सा में बंद की थी 2-4 रुपए छीन लिया था नोटबंदी करके मोदी ने। उनको रहम नहीं आई मोदी को। मंगलसूत्र तो मोदी ने छीना था, मैं उनकी पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं। आज 73,000 रुपया तोला सोना है और गेहूं 2200 रुपया कुंटल है। ये किसान कितना कुंटल गेहूं बेचेगा कि 1 तोला सोना खरीदेगा? अब हिसाब बता दीजिए मुझको। कभी ये दौर था देश में कि किसान जो है 3 कुंटल गेहूं बेचकर 1 तोला सोना खरीदता था। आज 30 कुंटल गेहूं बेचेगा, 32 कुंटल गेहूं बेचेगा, 35 कुंटल गेहूं बेचेगा, तब 1 तोला सोना खरीदेगा। और कितने किसान 35 कुंटल गेहूं पैदा करता है? सवाल असली ये है। तो आपके कहने के हिसाब से तो यह है कि महिलाओं का मंगलसूत्र बनेगा ही नहीं, बनने का सवाल नहीं। मोदी जी के राज में व्यवस्था कि ऐसा हो गया कि अब मंगलसूत्र ही नहीं बन पाएगा। तो राहुल गांधी अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का देंगे। हर साल 1.5 तोला सोना देते हैं, एक मंगलसूत्र देंगे, उसको देंगे। गरीब महिलाएं भी मंगलसूत्र बना सकती है। तो उसके उनके घोषणा पत्र कहेंगे ये मुस्लिम लीग की छाप है। जैसे 2019 में कहा था ये टुकड़े टुकड़े गैंग का घोषणा पत्र है। जब राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि मुचलका की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं जिनका मुचलका कोई भरने नहीं जाएगा। तो अगर जो सरकार और जो जज ने जमानत दे दी तो उसको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़े जाना चाहिए, भारत का नागरिक है। ये राहुल गांधी जी का घोषणा पत्र था 19 में, गरीबों के लिए। बहुत सारे गरीब ऐसे हैं कि उनका मुचलका कोई नहीं देता। जमानत हो गई, जेल पड़े हुए, मुचलका कोई नहीं भरता उनका। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर यदि जो सक्षम अधिकारी है अगर यदि बेल दे देता है तो मुचलका की कोई जरूरत नहीं। राजद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए, खत्म करेंगे 124 भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डायरेक्शन दे दिया उसके खिलाफ। तो उसकी आवश्यकता नहीं है। कहा टुकड़े टुकड़े घोषणा पत्र है, उन्होंने कहा फसपा हटा लेना चाहिए। कहा घोषणा पत्र उनका घोषणा पत्र है, ये टुकड़े टुकड़े घोषणा, टुकड़े टुकड़े मतलब कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र है। कम्युनिस्ट पार्टियां टुकड़े टुकड़े गैंग है जो मजदूरों के लिए लड़ती है, जो किसानों के लिए लड़ती है। तो मोदी को नफरत इस देश से है जो गरीबों के लिए लड़ता है, जो मजदूरों के लिए लड़ता है, जो किसानों के लिए लड़ता है। इससे मोदी को नफरत है। कम्युनिस्ट पार्टियों ने हमेशा से अमेरिका का विरोध किया है, करेंगे। अमेरिका जो है पूंजीवाद को भारत पर लादना चाहता है और साउथ एशिया में खास करके अमेरिका अपनी साजिश को चलाना चाहता है। हम इसके खिलाफ है, आज भी है। कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से नहीं खिलाफ है, वैचारिक रूप से हम इस बात के खिलाफ हैं कि अमेरिका जो पूंजीवाद का सेंटर बना हुआ है, आदमी को मनुष्य नहीं समझता है, दुनिया में युद्ध कराता है घूम घूम करके, हथियारों की तस्करी करता है, हथियार बेचता है और चाहता है कि दुनिया के अंदर युद्ध की भावना बनी रहे और युद्ध होता रहे ताकि उसका हथियार बिकता रहे। हमारा देश छोटा अति है, गरीब देश है, 144 करोड़ आबादी के लिए शिक्षा चाहिए। आज हम कहां पर है? हमें आज चिकित्सा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, भूख से मरे उनको उनके लिए व्यवस्था जरूरी है, कपड़े जरूरी है। आज हम हंगरी इंडेक्स में 100 से 7 12 13 14 15 चले गए। आज जो हम हमारी जो देश की मीडिया है 170 नंबर पर चली गई, 180 में 170 नंबर पर चली गई है। इतना हमारा लेवल गिरता चला जा रहा है। टोटल 180 है जिसमें 170 नंबर पहुंच गई है। हमारी स्थिति ये बनी हुई है। आज जो है हम जो कहते हैं उसको जो है मैंने खुशी के लिस्ट में, खुशी के लिस्ट में हम 150 से ऊपर है। मैंने खुशियां हमारे यहाँ नहीं है। हर आदमी चिंतित है, किसान चिंतित है, गरीब चिंतित है, छात्र चिंतित है, नौजवान चिंतित है, उसमें हम तो 150 से ऊपर है, गायब है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम है कहां पर? 10 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर जो है ये विकास, ये विकास है। इसकी चर्चा नहीं करते, इसका डेटा नहीं मोदी बोलते एक बार भी। देश का प्राइम मिनिस्टर जो भी होता था वो विदेश से आता था यात्रा करके, तो देश के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता था कि हमने देश में सौदा तय किया, ये बात करके आया। मोदी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? कर तो रहे हैं 2-4 लोगों को लेके, आम खाएंगे और गुठली खाएंगे और क्या है और आम कैसे काट खाते हैं, करते हैं। तो क्या उसको आप प्रेस का नहीं, वो तो इंटरव्यू है, वो तो इंटरव्यू है। अपने अपने मर्जी के लोगों के साथ बातचीत कर लेते हैं। तो अगर मर्जी के लोग हैं तब तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ। नहीं इंटरव्यू हुआ, एजेंडा इनका होता है उसी बात में चर्चा, बिल्कुल बिल्कुल एजेंडा उनका होता है, चर्चा कर लेते हैं। वो सवाल नहीं पूछ सकते इनसे।
करण थापर के साथ जब इंटरव्यू दे रहे थे तो पानी मांगने लगे थे और उठ करके भागना पड़ा था। इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, उनकी हैसियत नहीं, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं, अपने आप बोल नहीं सकते, हो हिंदी नहीं बोल सकते अपने आप, क्योंकि उनका डेटा नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर जब बोलेगा तो लोग डेटा खोजेंगे उससे। और देश की पार्लियामेंट के अंदर यही पार्लियामेंट है जब जॉर्ज फर्नांडिस बोलते थे, डॉक्टर लोहिया बोलते थे, नेहरू बोलते थे, मदनते बोलते थे, जयप्रकाश और तमाम लोग जो बोलते थे उस अंदर जाकर के, तो डेटा में बात करना होता था, क्योंकि आदमी बोरा में नहीं कसा जाएगा। ये जमात बोरा में नहीं कसे, 3 बोरा आदमी बाहर रही, बताना पड़ेगा कि 144 करोड़ आबादी भारत की है तो पर कैपिटा आय कितनी है। महाराज जर्मनी की पर कैपिटा आय $48,000 है, तो भारत की पर कैपिटा आय $2,500 है। आपका और $2,500 में पर कैपिटा में औसत आय जोड़ेंगे तो एक आदमी की तनख्वाह 3.25 लाख रुपए है, और एक आदमी की तनख्वाह 15,000 है, और एक आदमी बेरोजगार है, और एक आदमी की तनख्वाह 500 है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की तनख्वाह 2,500 रुपए है। औसत जोड़ देंगे तो 2,500 में क्या उसका आता है क्या पर कैपिटा में? कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री खड़ी होती है, कहीं होमगार्ड खड़ा होता है, कहीं पीआरडी का जवान खड़ा होता है, कहीं मनरेगा का मजदूर खड़ा होता है? नहीं खड़ा होता है। तो पर कैपिटा आय डेटा जब देंगे 144 करोड़ आबादी का पर कैपिटा आय इतनी है, तो उसमें कौन कितना लेके जा रहा है, कौन कितना लेके जा रहा है, गरीब के पॉकेट में कितना जा रहा है, बहुत चलाई जाती है देश के अंदर। 2,000 रुपया महीना किसानों को देते हैं, देते कितना? 500 रुपए महीने, 500 रुपए महीना देते हैं, लेते कितना है? एक गैस पर 800 रुपया लेते हैं महीना में। वो गैस किसान भी जलाता है, वो गैस मजदूर भी जलाता है। 400 का गैस 1200 में बेचते हैं, 400 का गैस 1200 में बेचते हैं, और देते 500 रुपया किसान को महीना है। 800 गैस वसूल लिया। एक किसान आधा लीटर पेट्रोल जलाता है, 60 का पेट्रोल 100 रुपए में बेचते हैं, 40 रुपया पेट्रोल पर वसूल लेते हैं, प्रतिदिन वसूलते हैं। जब वो किसान ट्रैक्टर में डीजल डालता है, उस डीजल पर 40 रुपया लीटर वसूल लेते हैं। पंपिंग सेट चलाता है, 40 रुपया डीजल वसूल लेते हैं। जब कंबाइन से खेत कटवाता है, तो जो कंबाइन में तेल पड़ता है वो 100 रुपया लीटर पड़ता है, उस किसान को कटाई जो है देनी होती है 2,000 रुपया बीघा। 500 रुपया देते हैं, वसूली कितना करते हैं? वो किसके पॉकेट में जाता है? वो कंपनियों के पॉकेट में जाता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसान पैदा करता है। उसमें सारी चीजें, तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, या आपका जो है गैस हो, ये सारी चीजें कंपनी के थ्रू, कंपनी मालिकों के हाथ से किसान के घरों में आता है। खुरपी, हंसुआ, खांची, कुदारी तक किसान को उस कारपोरेट से खरीदना पड़ता है, उसमें तो रेट कम नहीं होता है। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी कारपोरेटरों द्वारा चीजें आम पब्लिक को, किसानों को दी जाती है, वो महंगा से अतिशय महंगा मिल रहा है। सबसे महंगा 6,075 रुपया, 7,500 रुपया कुंटल मिलता है। और घर बनाते किसानों हैं। के वहां जो चीजें उत्पादित गेहूं 22 रुपया कुंटल, कोई मतलब नहीं है। गेहूं 22 रुपया कुंटल बिकता है। 22 रुपया कुंटल में अगर जो 50 कुंटल गेहूं पैदा करेगा, 70 रुपये, 72 रुपये का 60,000 रुपया लागत आएगी उसकी। अब 5 बीघा गेहूं बोएगा तो 50 कुंटल गेहूं उसके पास होगा, कहां छड़ खरीद पाएगा? 75 रुपये कुंटल के खरीद पाएगा? खरीद पाएगा पेट्रोल? वो गैस खरीद पाएगा? वो बिजली 500 रुपये महीने में बिजली आती है, बिजली जला पाएगा? नहीं जला पाएगा। किसान को, मजदूर को जिस हालत में लेकर 10 साल के अंदर मोदी ने खड़ा किया है, आत्महत्याएं बढ़ी है, डेटा जारी नहीं किया जाता है, एनपीसीआर भी डेटा नहीं जारी करती है। जारी करे तो सबसे ज्यादा 10 साल के अंदर किसान मजदूरों ने आत्महत्या किया है, जबकि दुनिया का रिकॉर्ड है कि मजदूर आत्महत्या नहीं करता था। वो तो संघर्षशील व्यक्ति था। लेकिन आज मजदूर आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि वो जब धर्मशाला पर खड़े होंगे, लखनऊ के हजरतगंज में खड़े होंगे, रायबरेली में खड़े होंगे, बनारस में चौराहे पर खड़े होंगे, वो मजदूर 11 बजे तक मजदूरी की तलाश में खड़ा रहता है, उसके बाद वापस घर चला आता है। ये समझना होगा आपको। तो मोदी इस झूठ को छिपाने के लिए जो सारे डेटा 10 सालों में जारी नहीं किया, सीएजी की रिपोर्ट अमित शाह के खिलाफ आई, सीएजी की रिपोर्ट गडकरी के खिलाफ आई, और सीएजी की रिपोर्ट स्मृति ईरानी के खिलाफ आई, कार्रवाई हुई?
विनोद राय ने जब सीएजी की रिपोर्ट दिया था तो आपको मालूम है ये जेल गए थे। कनिमोझी जेल गई थी, करुणानिधि की लड़की। ए राजा जेल गए थे, सुरेश कलमारी जेल गए थे एशियाड मामले में, आपको मालूम है ना। लेकिन ये सीएजी की रिपोर्ट आई भ्रष्टाचार का देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग है तो पुलिस विभाग है, तो अमित शाह का विभाग है। 18 गुने ज्यादा बजट लगा है सड़कों को बनाने में, वो गडकरी का विभाग है। और हजारों करोड़ जो घोटाले हो गए परिवार कल्याण विभाग का मामला है, आयुष्मान योजना में, वो स्मृति ईरानी का विभाग है। कार्रवाई स्मृति ईरानी पर कोई हुई? गई जेल। कोई जाना कि सीएजी की रिपोर्ट आई है? नहीं कोई जाना। अरे जब तुम रिपोर्ट ही नहीं दोगे, तुम एफआईआर नहीं दर्ज करोगे, कोई काम नहीं करोगे, तो कैसे पता चलेगा भ्रष्टाचार है? सैया भाई कोतवाल डर काहे का? मोदी जी कोतवाल है, आज देश का नागरिक है, तो सारे मंत्री उनके भ्रष्ट हैं। मैं कह रहा हूं दावे के साथ, एक मंत्री की जांच करा दी। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कौन मंत्री कितना भ्रष्ट है। आंख से नहीं दिखता है कि जो आज से 10 साल पहले पैदल चल रहा था वो हवाई जहाज से उड़ा है। अचानक पैसा कहां से आया? कोई कारोबार उसके पास नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं। ये भ्रष्टाचार कहां से आया है? ये पैसा गया कहां?